हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल एजी साइंस पर मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है परावर्तनी भट्टी। आज की इस वीडियो में हम इसी प्रकार की अन्य भट्टियों का भी अध्ययन करेंगे। ये सभी भट्टियां धातु के निष्कर्षण यानी मेटलर्जी में इस्तेमाल की जाती है। धातु के निष्कर्षण में मुख्य रूप से किन किन भट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है और इन भट्टियों में कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इन सभी का अध्ययन हम विस्तार से आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम मुख्य रूप से तीन भट्टियों का अध्ययन करेंगे जो सामान्यतः धातुकर्म की प्रक्रिया में उपयोग में लाई जाती हैं। ये हैं परावर्तनी भट्टी, वात्या भट्टी और बेल्थिमर भट्टी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परावर्तनी भट्टी को देखिए। इस भट्टी में ईंधन अलग स्थान पर होता है, जबकि जिस अयस्क को गर्म किया जाता है वो अलग स्थान पर होता है। यानी अयस्क सीधे ज्वाला के संपर्क में नहीं आता, बल्कि गर्म गैस के माध्यम से यह अभिक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में जो गर्म किया जाता है अयस्क, वो भट्टी तल पर रखा जाता है। भट्टी तल यानी हर्थ। चित्र देखिए कुछ इस तरीके का होता है भट्टी का। ये चित्र आपके सामने है। इसकी छत जो होती है भट्टी की, वो होती है कुछ मेहराबदार, जिससे कि ये गर्म हवा परावर्तित होकर अयस्क तक आती है। यहाँ पर ईंधन को जलाया जाता है, जबकि यहाँ प्लेटफार्म इस पर अयस्क रखा होता है और इस निकास द्वार यानी चिमनी के माध्यम से जो अपशिष्ट गैसें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। देखिए महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि ये भट्टी भर्जन में भी काम आती है और निस्तापन में भी। भर्जन में हमें वायु की आवश्यकता होती है, जबकि निस्तापन में या तो वायु की आवश्यकता नहीं होती या बहुत सीमित वायु की आवश्यकता होती है। तो निस्तापन के समय इस वायु मार्ग को, इस ट्यूयर को यहाँ से हम बंद कर देते हैं या बहुत सीमित वायु यहाँ से प्रवेश होने देते हैं। तो ये चित्र आपके सामने है। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए इसका उपयोग अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों प्रक्रमों के लिए किया जाता है। इस भट्टी का उपयोग मुख्य रूप से तांबा, लेड, टिन, लोहा आदि धातुओं के धातुकर्म में किया जाता है और यह भट्टी मुख्य रूप से अयस्क के भर्जन एवं सांद्रण में प्रयुक्त होती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक बार देखते हैं जल्दी कि भर्जन होता क्या है। वैसे इसके बारे में अब से पूर्व की वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखी है तो ऊपर बने आई टैब पर क्लिक करके आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। देखिए भर्जन क्या होता है। भर्जन हमेशा जब होता है जब धातु का जो अयस्क है वो सल्फाइड युक्त होता है। जैसे कॉपर पायरेट होता है CuFeS2, या फेरस सल्फाइड या अन्य कोई भी अयस्क यदि सल्फाइड युक्त है तब हम उसका करते हैं भर्जन। और यदि हमारा अयस्क होता है कार्बोनेट युक्त तब हम करते हैं निस्तापन। देखिए भर्जन में मुख्य रूप से क्या अभिक्रिया होती है। सल्फर जब जलता है तो बनता सल्फर डाइऑक्साइड। इसी प्रकार यदि आर्सेनिक होता है तो वो भी ऑक्साइड के रूप में अलग हो जाता है। कॉपर पायरेट की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो पहले डिकम्पोज होता है कॉपर सल्फाइड में, फेरस सल्फाइड में, और साथ ही निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। पुनः कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड ऑक्सीकृत होते हैं और बनता है कॉपर ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। इसके बाद आता है निस्तापन। लेकिन निस्तापन में क्या होता है। निस्तापन हम तभी करते हैं जब हमारा अयस्क होता है कार्बोनेट युक्त। जैसे हम बात करते हैं जिंक कार्बोनेट की, तो जिंक कार्बोनेट में देखिए क्या होता है। जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज होता है जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। तो चाहे भर्जन हो चाहे निस्तापन, दोनों ही इस परावर्तनी भट्टी में ही किए जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि भर्जन के लिए वायु का होना अनिवार्य है, लेकिन निस्तापन के लिए या तो वायु नहीं होती या वायु बहुत सीमित मात्रा में होती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं वात्या भट्टी की। देखिए वात्या भट्टी का उपयोग हम करते हैं अयस्क के प्रगलन यानी स्मेल्टिंग के लिए।
अभी जो हमने इस्तेमाल की थी परावर्तनी भट्टी, उसमें हम भर्जन यानी स्थापन करते हैं और वहाँ जो ताप रखा जाता है भट्टी का, वो मुख्य रूप से धातु के गलनांक से सदैव कम ताप रखा जाता है। यानी यदि कोई धातु 1000 डिग्री पर गल जाती है तो वहाँ ताप 1000 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाता है। इसके विपरीत वात्या भट्टी में जो तापक्रम होता है वो धातु के गलनांक से कहीं अधिक रखा जाता है। तो इसमें अयस्क के साथ कोक एवं लाइमस्टोन मिलाकर हम वायु के माध्यम से इस अयस्क को गर्म करते हैं धातु के गलनांक के ताप से कहीं ऊंचे ताप तक। और इसमें जो अभिक्रिया होती है उसमें अशुद्धियाँ जो होती हैं अधिकांश गैसों के रूप में निकल जाती हैं। कुछ अशुद्धियाँ गालक के साथ अभिक्रिया करके धातुमल यानी स्लैग बनाती हैं। इस धातुमल का जो घनत्व होता है वो धातु के घनत्व से कुछ कम होता है, इसलिए द्रव अवस्था में ये धातुमल धातु के ऊपर तैरता रहता है, जिसे हम आसानी से अलग कर सकते हैं। देखिए भट्टी का चित्र इस प्रकार का कुछ होता है। इसमें दिखाया गया है नीचे तापक्रम लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सबसे ऊपरी भाग में तापक्रम 1000 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। इसके ऊपर कप और कोन की व्यवस्था होती है, जहाँ से रॉ मटेरियल यानी कि कोक, लाइमस्टोन और अयस्क मिला करके डाला जाता है और नीचे से ट्यूयर यानी वायु मार्ग होता है, जिसके माध्यम से बहुत अधिक ताप की हॉट एयर यानी गर्म वायु यहाँ प्रवाहित की जाती है, जिसके कारण इस अंदर चैम्बर में अभिक्रियाएं होती हैं। तो क्रियाओं के फलस्वरूप जो भी धातु है हमारी वो पिघल जाती है और पिघलने के बाद सबसे नीचे बने चैम्बर में आती है, जहाँ दिखाया गया है मोल्टन आयरन। इसके ठीक ऊपर दिखाया गया है मोल्टन स्लैग, यानी यहाँ आकर के धातु का जो मल है, धातु जो मल होता है स्लैग, वो तैर जाता है। देखिए इसमें कौन कौन सी क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। उचित गालक मिला करके इसे उच्च ताप तक गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो कोक है वो क्रिया करता है और इससे बनती है कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड धातु के ऑक्साइड से धीरे धीरे ऑक्सीजन को अलग कर लेती है और हमें इस प्रकार से शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। देखिए इसमें कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले कोक जलता है तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके साथ ही बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इस आयरन के ऑक्साइड से धीरे धीरे ऑक्सीजन को अलग कर देती है। देखिए स्टेप बाय स्टेप, और अंत में मिलता है आपको Fe यानी शुद्ध धातु आपको प्राप्त हो जाती है। जो गालक होता है वो भी यहाँ क्रिया करता है, जिसे हम लाते हैं लाइमस्टोन के रूप में। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उच्च ताप पर वह पहले डिकम्पोज होता है कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ये कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका जैसी अशुद्धियों के साथ क्रिया करता है, बनाता है कैल्शियम सिलिकेट। इसी कैल्शियम सिलिकेट को हम कहते हैं धातुमल या स्लैग। तो इस प्रकार से हम इस भट्टी के माध्यम से शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि इस अभिक्रिया के पश्चात जो धातु प्राप्त होती है वह पूर्ण रूप से यानी 100% धातु शुद्ध नहीं होती, उसमें भी अल्प मात्रा में अशुद्धियाँ होती हैं, जिनको हम अगले स्टेप में शुद्ध करेंगे। चलिए अगला स्टेप है हमारा नंबर 3 पर बेसेमर फर्नेस यानी बेसेमर भट्टी। इस भट्टी का जो आकार है वो लगभग नाशपाती का आकार का होता है और इसमें धातु का शोधन किया जाता है। प्रज्वलन के पश्चात जो धातु प्राप्त हुई है वह धातु पूर्ण रूप से शुद्ध यानी प्योर नहीं है, उसमें भी अल्प मात्रा में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, जिन अशुद्धियों को हम इस भट्टी में शुद्ध करते हैं या दूर करते हैं। देखिए भट्टी का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। ये बाएं तरफ दिखाया गया आपके लिए, ये बाहर से दिखाया गया है। अंदर से अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से बनी होती है। ये लेयर होती है स्टील की, यहाँ होती है फायर क्ले ब्रिक्स। वास्तव में ये जो होती है लेयर वो ताप रोधी परत होती है और यहाँ से लगे होते हैं ट्यूयर यानी वायु के पाइप, जिनके माध्यम से हॉट एयर यानी बहुत गर्म वायु, उच्च ताप की वायु यहाँ से इसमें प्रविष्ट कराई जाती है। देखिए इसको थोड़ा और आप ठीक से देख पाइए। ये ट्यूयर्स यानी वायु पाइप है, यहाँ से हॉट एयर आती है नीचे
और ये इसका टॉप ओपनिंग है जहाँ से इसमें मटेरियल डाला जाता है। ये बाएं तरफ होता है रोटेशन गियर, जिससे भट्टी को आसानी से घुमाया जा सके इसमें मटेरियल डालने के लिए या निकालने के लिए। देखिए इसमें बेसिकली होता क्या है वो देख लीजिए। इसमें सामान्यतः सल्फर और आर्सेनिक जैसी जो अशुद्धियाँ होती हैं हम उनको दूर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप, यदि हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर सल्फाइड जो होता है वो जब अपक्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है कॉपर ऑक्साइड, साथ ही निकलती है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसके साथ ही पुनः ये कॉपर ऑक्साइड क्रिया करता है कॉपर सल्फाइड के साथ, तो हमको मिलता है कॉपर प्लस SO2 यानी शुद्ध कॉपर प्राप्त होता है हमको, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल जाती है। तो ये थी मुख्य रूप से भट्टियाँ जिनको हम धातु कर्म की अभिक्रिया में इस्तेमाल करते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक भी भविष्य में आपको लगातार मिलते रहे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।